नमस्कार, अब तक की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री को किया नमन, लाल बहादुर शास्त्री की 55वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। भिवानी जिले में 3 और दादरी जिले में 1 सब डिवीजन बनेगा, बिजली विभाग ने भेजा सरकार को प्रपोजल। जलघर में पानी न होने से ग्रामीणों में बड़ी मुश्किलें, ग्रामीणों ने काटा बवाल। डॉक्टर दंपत्ति बनी कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए मिसाल, तीसरे चरण का भी दिया ट्रायल। सीबीएलयू के शारीरिक शिक्षा एवं योगा विभाग के विद्यार्थियों का हुआ परिचय, हुआ उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को देश के दूसरे प्रधानमंत्री व जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की 55वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठन से जुड़े नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। वहीं सरलता के प्रतीक, हरित क्रांति व श्वेत क्रांति के प्रणेता के पद चिन्हों पर चलने के लिए सभी ने संकल्प लिया। देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जय किसान जय जवान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की सोमवार को 55वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री ने एक और अपनी सादगी से राजनीति में नए मानक स्थापित किए, तो वहीं दूसरी ओर अपने दृढ़ नेतृत्व से देश को विषम परिस्थितियों में एकजुट कर जवान और किसानों में अद्भुत ऊर्जा का संचार किया। राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य निष्ठा के ऐसे अद्वितीय प्रतीक को चरण वंदन करते हुए उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री लगभग 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने कहा कि शास्त्री जी का योगदान भारत की राजनीति और विकास में अविस्मरणीय है। पंडित लाल बहादुर शास्त्री की 54वीं पुण्यतिथि थी। पंडित लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल कहा जाता था, जिन्होंने गरीबी में अपनी पढ़ाई पूरी करी और उस टाइम आने जाने का रास्ता नहीं होता था। स्कूल में भी वो तैर के स्कूल में जाते थे। उनकी एक लगन थी और पूरे देश को उन्होंने दिखाया कि अगर मेहनत करके आदमी ऊपर जा सकता है तो पंडित लाल बहादुर शास्त्री उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और वो देश के जब रेल मंत्री थे तो उस टाइम एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने तुरंत अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि इसकी जिम्मेवारी मेरी बनती है। तो आज के नेताओं को उस लाल बहादुर शास्त्री जी से सबक लेना चाहिए। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा, उन्होंने नारा लगाया था जो आज विख्यात है और हर आदमी उसको आज लगाने की कोशिश कर रहा है। उस नारे का मतलब ये था कि जय जवान जय किसान, क्योंकि जवान हमारी सरहद पर रक्षा करता है और किसान, 36 बिरादरी का किसान, वो पेट पालता है पूरी दुनिया का और अनाज पैदा करता है। आज 85% हमारा कृषि प्रधान देश है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे पुण्यतिथि मनाने से, युवा कल्याण संगठन ने जो आज पुण्यतिथि मनाई है, ऐसे पुण्यतिथि मनाने से जो हमारे नौजवान हैं उनको पता लगे कि विविध परिस्थितियों में कैसे इंसान ऊपर जाता है। भिवानी व दादरी जिलों में बिजली कट से निजात दिलाने के लिए बनाए जाएंगे अतिरिक्त सब डिवीजन। यह कहना है बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह का। उन्होंने बताया कि बिजली के बढ़ते लोड को देखते हुए उन्होंने सरकार के पास प्रपोजल भी भेज दिया है। अब बिजली कट से शहर को जल्द ही निजात मिलेगी। भिवानी शहर में 2 सब डिवीजन और 1 डिवीजन सर्कल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसी के साथ दादरी जिले में भी 1 सब डिवीजन बनेगा। ये कहना था बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह का। उन्होंने बताया कि भिवानी शहर की आबादी और बिजली लोड को देखते हुए बिजली विभाग ने डिवीजन और सब डिवीजन के लिए सरकार से बात की है और प्रपोजल तैयार करके सरकार को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भिवानी में 2 सब डिवीजन और 1 डिवीजन सर्कल और दादरी जिले में 1 सब डिवीजन बनेगा, जिसके चलते शहर
शहरवासियों को बिजली कट और शिकायतों से छुटकारा मिल जाएगा। ये महकमे की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर भिवानी सर्कल के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दादरी और भिवानी। दादरी के अंदर एक डिवीज़न बनेगी, एक सर्कल बनेगा। भिवानी के अंदर एक डिवीज़न बनेगी, 2 सब डिवीज़न बनेगी, और 2 सब डिवीज़न जो बनेंगी वो शहर की ही बनेगी। तो इसमें शहर को क्या फ़ायदा रहेगा सर? शहर का फ़ायदा तो सब कंज्यूमर कंप्लेंट्स हमारी आधी हो जाएंगी, स्टाफ हमारा उस हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। कंज्यूमर को अब तो एक ही जगह जाना पड़ता है। अब एक सब डिवीज़न में मेरे 39,000 कंज्यूमर हैं, वो 2 जगह में बैठ के हो सकता है 15, 20 के हिसाब से आ जाएं, तो कंज्यूमर को तो फ़ायदा होगा ही। जो कट की समस्या और उससे निजात मिलेगी सर? कट की समस्या भी उससे भी निजात मिलेगी, क्योंकि फीडर उनके अलग अलग हो जाएंगे, उनका स्टाफ अलग अलग हो जाएगा। तो सर ये कब तक संभावना है सर? अभी तो हमारे से प्रपोजल मांगी जा रही है। प्रपोजल हम बना रहे हैं, बना दी है, नियर टू कंप्लीशन है। उसके बाद मैनेजमेंट में डिसीजन होना है। ये स्टाफ का कितना आपके आदमी की रिक्वायरमेंट है, कितने आदमी चाहिए, कितने 33 kV पे, कितने 11 kV, वो सारे हम बना रहे हैं। जैसे ही हम कंप्लीट हो जाएगा उसको बना के भेज देंगे। हो सकता है आज 1 या 2 दिन के अंदर इसको भेज देंगे। भिवानी के निकटवर्ती गांव बापोड़ा में भयंकर सर्दी के चलते पेयजल का भी संकट मंडराने लग गया है। जलघर में पानी नहीं होने पर उन्होंने संबंधित विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और विभाग अधिकारियों से सरपंच नरेश तंवर इत्यादि ने पेयजल समस्या को शीघ्र हल करने की मांग की। जिले के गांव बापोड़ा में सर्दी के मौसम में भी पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने जलघर पर बवाल काटा और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रोष जताया। ग्रामीणों ने कहा कि गर्मी के मौसम में तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। उन्होंने कहा कि उनके गांव में 20,000 की आबादी है और उनके जलघर से 3 गांवों की प्यास बुझती है और पानी की सप्लाई न आने से ग्रामीणों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। उनका कहना था कि ऐसे में टैंकर वाले भी चांदी कूट रहे हैं और प्रत्येक घर से 500 रुपये प्रति टैंकर ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि समस्या से वे जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें गुमराह करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में पानी की समस्या का हल नहीं निकला तो वे जलघर को ताला लगाकर बाहर धरना देंगे। दिक्कत पानी की है जी। ये बापोड़ा जलघर में है और गांव बापोड़ा के अंदर पिछले 10 दिन से पानी नहीं आ रहा। जो ये समस्या है पिछले 1 साल से चली हुई समस्या है। पहले पानी गांव के अंदर 2 दिन में आया करता, उसके बाद 3 दिन शुरू किया इन्होंने, अब 4 दिन बाद पानी देना शुरू किया था। उसके बावजूद हालात ये हैं कि पिछले 10 दिन से पानी नहीं आ रहा और अगले 10 दिन के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जलघर के टैंक बिल्कुल सूखे हुए हैं और ग्रामवासी बिल्कुल परेशान हैं। यहाँ पर जो कोई आता है तो उनको कोई भी उपयुक्त आंसर नहीं मिल रहा इनको, ना इनकी तरफ से कोई कार्रवाई है, ना कोई जवाब मिल रहा। नहर के अंदर पानी की अगर हम बात करें तो नहर में पिछले 1.5 महीने में सिर्फ 3 दिन के लिए पानी आया, वो भी आधी नहर में पानी आया, आधी नहर आई। और पानी जो है 2 दिन के लिए टैंकों में चलाया गया, उसके बाद पानी नहीं दिया गया। गाँव परेशान है इस चीज़ से। गाँव टैंकर मंगवा के पानी पी रहा है और गाँव के लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। समस्या पानी की है जी। हमारी जलघर बापोड़ा के अंदर पानी का मतलब पूरा पर्याप्त मात्रा में वो नहीं मिल रहा है, आपूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि पीछे से ही पानी की दिक्कत चल रही है और नहर की तरफ से बहुत परेशान है। ये टाइम पर नहीं आती है और जब आती है तो पूरा गांव को पूरा नहीं पड़ता है पानी। अब हमारी समस्या 10 दिन से बढ़कर और बढ़ती जा रही है और इसका समाधान हम चाहते हैं प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से। और अगर ये समस्या समाधान नहीं हुआ तो हम डीसी ऑफिस के बाहर जा करके धरना देंगे। समस्या जी गाँव बापोड़ा में 10-12 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। कोई भी अधिकारी से शिकायत करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता, कोई हमारी सुनता नहीं है। अधिकारी लोग बहुत परेशान करे हैं, वह बोल देते हैं नहर नहीं आती, हम क्या करें और क्या करें। इसलिए हमको परेशानी में आके डीसी ऑफिस के पास धरना देना की दिक्कत है। ये महकमे वाले की थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो रही। महकमे वाले टाइम पर अपना कुछ देखते नहीं, ध्यान नहीं देते। और अभी पीछे नहर आई थी, पता चला कि एक्शन साहब ने पानी नहीं चलने दिया वाटर वर्क्स में। एसडीओ साहब से बात हुई थी हमारी नरेंद्र जी से, तो उन्होंने बोला कि वाटर वर्क्स के लिए ही पानी है, पर हमने बाद में पता चला कि वाटर वर्क्स में पानी ही नहीं चलने दिया उन्होंने। तो इसलिए प्रशासन की ज़्यादा वो है। तो आपने बात नहीं करी कि पानी क्यों नहीं चलने दिया? पानी के लिए अभी पता चला थी उन्होंने पानी नहीं चलने दिया। अभी बात की थी कल भी, तो कह रहे थे कि ट्यूबवेलों से इतना पानी नहीं है कि हम पूरे गांव में सप्लाई कर सकें। मेरा 2 घंटे का पानी है
कम से कम 14 घंटे का पानी हो तब हम सप्लाई करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कर्ण पूनिया व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर वंदना पूनिया ने कोविड-19 को खत्म करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि डॉक्टर कर्ण पूनिया अक्सर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर दंपति ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल देकर मिसाल पेश की है, जो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। शहर के रोहता गेट स्थित वंदना अस्पताल के संचालक डॉक्टर पूनिया दंपत्ति कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल हेतु भी वॉलंटियर बने और रोहतक के मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पूनिया दंपत्ति ने ट्रायल दिया। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष वर्ष 2021 डॉक्टर कर्ण पूनिया ने कहा, ये वैक्सीन अपने ही देश में बने और इसके लिए स्वेच्छा से सभी को परीक्षण के लिए पहल करके आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि आईएमए के वर्ष 2021 अध्यक्ष डॉक्टर कर्ण पूनिया को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए पहले भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही उन्हें चिकित्सा कार्यों के लिए भी पूनिया दंपत्ति को सम्मान दिया जा चुका है। पुरस्कार किसी को मिलता है तो एक प्रोत्साहन होता है, कहीं कहीं हौसला बढ़ाता है और बड़ी खुशी की बात है कि भाई जिन लोगों ने काम किया उनको ये अवार्ड स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। 1 नवंबर को हमारे हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मुझे और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर वंदना पूनिया का नाम आया और उन्होंने हम लोगों को ये अवार्ड दिया। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और दूसरे लोगों को भी इसके निमित्त काम करने की प्रेरणा है। पूरा विश्व इस समय कोरोना से चिंतित है, लगभग 1 साल हो गया और इसका कोई वैक्सीन नहीं बना था। हमारी भारत की 2 कंपनियों ने पहल करके तीसरे चरण में वो पहुंच चुकी हैं। तो एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पूना में और दूसरी भारत बायोटेक है। इस कंपनी ने ICMR के साथ मिलके कोवैक्सीन नाम का एक वैक्सीन बनाया है, जो तीसरे चरण की ट्रायल में है। मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर वंदना हम लोग 28 नवंबर को पहला डोज लिया और 26 दिसंबर को दूसरा डोज लिया और अगले 8 महीने के लिए लगातार हम हर माह वहाँ जाते रहेंगे। यदि हम लोग डॉक्टर लोग इस ट्रायल के लिए हम सामने नहीं आएंगे तो बाकी लोग नहीं आएंगे, उनके अंदर भय रहेगा और वो वैक्सीन नहीं लेंगे। वैक्सीन का जो भी दुष्परिणाम या जो भी अच्छा परिणाम जो भी चीज़ हो वो हमारे ऊपर हो, जिससे हमारी जनता बहुत ही सुरक्षित महसूस करे और इस संबंध में उनको किसी तरह की कोई शिकायत ना आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने पूरे साल भर की IMA की जो गतिविधियां थी उसका आकलन करते हुए मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे इस अवार्ड प्राप्त करने से बहुत लोगों को IMA के डॉक्टरों को प्रेरणा मिलेगी और वो इस प्रेरणा से अभिभूत होके और अच्छा काम करेंगे। समाज हित में जो हम लोगों ने काम किया था, महापंचायत के साथ मिलके जो हम लोगों ने कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता की थी, उनको खाना दिया था, उनकी मेडिकल चेकअप किया था, उनको थर्मल स्कैनिंग की थी, उससे उस पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए और बाकी एक्टिविटीज़ को जो हम लोगों ने उनको मदद पहुंचाई थी उसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस अवार्ड के लिए मुझे चुना। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मेरा आह्वान है लोगों से आने वाले वर्ष में और भी अच्छा काम करें। मैं भी इस समय प्रदेश अध्यक्ष हूँ IMA का हरियाणा का। पूरे साल भर में जो भी डॉक्टर लोग इस तरह का अच्छा कार्य करेंगे, मैं भी साल के अंत में उनको इस तरह का अवार्ड राज्य पुरस्कार से उनको सम्मानित करना चाहूँगा। वो प्रेरणा के स्रोत होंगे। आने वाले सालों में हम लोग जनता की भलाई के लिए अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगे। मैं डॉक्टर वंदना पूनिया IMA हरियाणा महिला विंग की अध्यक्ष हूँ और ये अवार्ड हमें मिला कोरोना योद्धा के नाम से। इसको पाकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और जिस ऊर्जा से हम लोग काम कर रहे थे वो ऊर्जा और ज़्यादा दुगनी हो गई है और ये हमें प्रेरणा भी देता है कि हम अपने काम को और पूरी तरह अपनी तन्मयता से पूरी तरह से करें। अच्छा लगता है जब आप कुछ करते हो और उस बात की सराहना की जाती है। देखिए, कोरोना एक ऐसी महामारी आई है जो पूरे विश्व को उसने एक स्टैंड स्टिल पे लाके खड़ा कर दिया है। उससे लड़ने के लिए डॉक्टर्स, हमारी नर्सिंग स्टाफ, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और भी जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने तन मन धन से पिछले 1 साल से हम लोग लगे हुए हैं। तो इसका इलाज तो हम नहीं ढूंढ पाए और ना ही इस वायरस का कोई इलाज फिलहाल संभव लग रहा है, लेकिन एक वैक्सीन विकसित की जा रही है धीरे धीरे सभी देशों में और उस वैक्सीन का कितनी सफलता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसका कितना हमारे पर इफेक्ट रहेगा, कितना प्रोटेक्शन देगी वो हमें, ये स्टडी चल रही है। और इस स्टडी में हम लोग वॉलंटियर्स की तरह आगे आए हैं और मुझे बहुत गर्व है कि हिंदुस्तान में 2 ऐसी वैक्सीन बन रही हैं जिसे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मान्यता मिल सकती है और उस ट्रायल में हम लोग एक पार्ट बने।
एक हमारे को वैक्सीन का डोज 28 नवंबर को लगा, फिर 26 दिसंबर को लगा, और अब हर महीने अगले 8 से 10 महीने तक हम लोगों की स्टडी की जाएगी कि उससे हमें कितनी एंटीबॉडीज़ बनी, कितना हमें कोरोना से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में आ रही है, कोई हमें साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ का एक पार्ट बन के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और हम शायद फ्रंटलाइन वॉरियर्स होके, डॉक्टर्स होके जब ऐसा कदम उठाते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए भी एक प्रेरणा होती है कि हम इससे डरे नहीं, आगे आएँ, और सरकार जो हमारे लिए करने की कोशिश कर रही है हम उसमें सहायता और योगदान दें। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में शारीरिक शिक्षा एवं योगा विभाग के विद्यार्थियों के लिए उनके परिचय एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर R.K. मित्तल व खेल उद्यमी नरेश चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर विद्यार्थियों का परिचय लिया। सोमवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा और योगा विभाग के विद्यार्थियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर R.K. मित्तल, खेल उद्यमी नरेश चौधरी ने बतौर अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में जहां विद्यार्थियों का परिचय कराया गया, वहीं कुलपति ने भी विद्यार्थियों से संवाद किया। मैं नरेश चौधरी, चौधरी स्पोर्ट्स घंटाघर। आज मुझे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के छात्रों के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आने का सौभाग्य मिला, और धन्यवाद देना चाहूँगा वाइस चांसलर जी को, श्री प्रोफेसर R.K. मित्तल जी को, और डॉक्टर सुरेश मलिक को, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ शेयर कर सकूं। बेसिकली ये बताया गया इन नए स्टूडेंट्स को, छात्रों को, कि स्पोर्ट्स की दुनिया में सिवाय इस एक टीचिंग लाइन के ये अपने आप को इंडस्ट्री के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, इवेंट मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इकोनॉमिक एड्स के अंदर, इसके अलावा स्पोर्ट्स का जो हार्डकोर कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स के गुड्स आते हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स शूज़, बाकी चीज़ें आती हैं। इस इंडस्ट्री में जाने के लिए इनको किन स्किल सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ ये ऐसा करें अपनी पढ़ाई के साथ साथ कि अगर इनका सिर्फ एक ये बाद में जाकर के गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और स्पोर्ट्स कोटा की जॉब पर डिपेंडेंट ना रहें, ये स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री को, स्पोर्ट्स की दुनिया को और आगे बढ़ा सकें। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा बच्चों का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें यहाँ के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं बिजनेसमैन माननीय श्री चौधरी जी हमने हम सबका मार्गदर्शन भी किया और बच्चों को एक अच्छी टिप्स दी कि किस तरीके से उनको अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने लैंग्वेज के बारे में बताया, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया, कंप्यूटर के बारे में बताया, और किस तरीके से हम स्पोर्ट्स के ज़रिए एक बहुत अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें आज चर्चा हुई। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो इस पूरे क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहित करने का शुरू से रहा है। इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं और हमने नए नए पाठ्यक्रम योगा का कोर्स शुरू किया, और हमारा नया कैंपस अब क्योंकि बन चुका है, धीरे धीरे उसको विकसित करेंगे और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने शोध संस्थान हैं जो खेल के जगत से जुड़े हुए हैं और जो खेल जगत के महान हस्तियां हैं, खिलाड़ी हैं, उनके साथ एक नेटवर्क करके इस क्षेत्र के बच्चों को उनके साथ इंटरेक्शन कराया जाए ताकि उनको मोटिवेशन मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में किस तरीके से खेलों में आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में उनको ज्ञान दिया जा सके। सोमवार को नगर परिषद भिवानी ने स्थानीय घंटाघर चौक से लेकर जैन चौक बाजार तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर परिषद कर्मचारी विकास की अगुवाई में चलाए गए अभियान के दौरान दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया ताकि राहगीरों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। नगर परिषद भिवानी ने आज शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत घंटाघर से लेकर सराय चौपटा, किरोड़ी मल मंदिर, बिजला बाजार से जैन चौक होते हुए नगर परिषद ने यह अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया और वे अपना सामान उठाकर अंदर रखते नजर आए।
चेयरमैन रण सिंह यादव ने कहा कि दुकानदारों को बार बार समझाया गया था कि वे बाजार में अतिक्रमण ना करें और पीली पट्टी के अंदर ही सामान रखें, लेकिन बावजूद इसके दुकानदार बाजार में अवैध रूप से अतिक्रमण करते हैं और सामान को रोड पर रख लेते हैं। इसी के चलते आज ये अभियान चलाया गया। इस दौरान चेयरमैन ने सभी से अपील भी की कि वे अपनी जगह तक सीमित रहें और आधे अतिक्रमण ना करें। वहीं उन्होंने ये भी कहा, यदि किसी का सामान जब्त कर लिया जाएगा तो वह लौटाया भी नहीं जाएगा। बार बार अभियान चलाना पड़ता है। मेरे सभी दुकानदार भाइयों से प्रार्थना है कि हमें इस अभियान की ज़रूरत ना पड़े। कृपया हमने जो पीली पट्टी भी बनाई हुई है, दुकानदारों की मीटिंग करके भी हमने सभी के साथ समाधान करके कि यहाँ पीली पट्टी तक बाइक खड़ी कर दें और आगे आमजन को परेशानी ना हो, इसलिए अतिक्रमण चलाना पड़ता है। सभी से मेरी प्रार्थना है, कृपया अपने दायरे में रहें। अदरवाइज अब इसके बाद हम जो सामान उठा लेंगे उसके बाद उस सामान को इम्पाउंड करते जाएंगे। अब तक हम सामान और वापस लाने के बाद पर्ची काट के सामान दे देते हैं। तो आगे से जो भी आप सामान लेके आएंगे उस सामान को वापसी नहीं दिया जाएगा। तो सभी से मेरी प्रार्थना है, दुकानदार साथियों से अपने दायरे के अंदर रह करके अपना कार्य करें। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री को किया नमन, लाल बहादुर शास्त्री की 55वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। भिवानी जिले में 3 और दादरी जिले में 1 सब डिवीजन बनेगा, बिजली विभाग ने भेजा सरकार को प्रपोजल। जलघर में पानी न होने से ग्रामीणों में बड़ी मुश्किलें, ग्रामीणों ने काटा बवाल। डॉक्टर दंपत्ति बनी कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए मिसाल, तीसरे चरण का भी दिया ट्रायल। सीबीएलयू के शारीरिक शिक्षा एवं योगा विभाग के विद्यार्थियों का हुआ परिचय, हुआ उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।